अस्सलाम वालेकुम। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2022 और 23 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पब्लिश कर दिया है। अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। हाउ टू एक्सेस दैट वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ अपनी इस वीडियो में कि आपने उसको एक्सेस कैसे करना है। अगर आप खुद पढ़ना चाह रहे हैं इकनॉमिक सर्वे या ओवरव्यू इसका, आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लें जब, तो उसके ऊपर टाइप करें finance.government.pk, तो आपको इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है ओपन हो जाएगा। इसके बाद अब आप ओवरव्यू ओपन करना चाहते हैं तो वो भी ओपन हो जाएगा। अगर आप हाईलाइट्स ओपन करना चाहते हैं तो वो भी ओपन हो जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप प्रॉपर इकनॉमिक सर्वे के हर पॉइंट को अलग-अलग पढ़ना चाहते हैं तो वो भी ओपन हो जाएगा। तो चलें अब इकनॉमिक सर्वे के ऊपर चलते हैं कि उसमें है क्या। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये होता है कि पिछले साल हुकूमत की कारकर्दगी क्या थी, इकनॉमिकली उन्होंने क्या चीज़ें अचीव की और क्या चीज़ें अचीव नहीं की, या क्या चीज़ें ऊपर गईं और क्या चीज़ें नीचे आईं। ठीक है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है ग्लोबल इकनॉमिक ओवरव्यू। इसमें जो मैंने चीज़ देखी वो ये थी कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसको काफ़ी ज़्यादा मेंशन किया हुआ था। आलमोस्ट हर चीज़ की वजह को रशिया यूक्रेन की वॉर बताया जा रहा था। इसके अलावा कोविड से रिकवरी हो रही है, अभी तक हो रही है, तो उसकी वजह से भी चीज़ें जो है वो इन्फ्लेट की हुई हैं। ग्लोबल मार्केट जो है वो स्टेबल नहीं है, तो उसको भी वजह बताया गया कि जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा और कंडीशंस जो है जो वोलाटाइल हैं। इसके बाद पाकिस्तान इकोनॉमिक ओवरव्यू है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि इसमें भी वो बात यही करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल इवेंट्स की वजह से अफेक्ट हो रहा है और इसकी इकॉनमी भी अफेक्ट हो रही है। रशिया यूक्रेन वॉर फिर इधर मेंशन है। उसके बाद आ जाती है एक एग्जेक्टिव समरी। एग्जेक्टिव समरी में टोटल 16 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन की गई है। यहाँ इकोनॉमिक सर्वे को 16 जो पार्ट्स हैं उसमें डिवाइड किया गया और हर पार्ट को एलैबोरेट किया गया है कि किस चीज़ में कितनी हमने अचीवमेंट्स की और किस चीज़ में हम अचीव नहीं कर सके कुछ। तो आए अब उन 16 चीज़ों की बात करते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जिक्र आता है ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट का। इसमें वो कहते हैं कि वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी हुई पाकिस्तान में, मतलब जीडीपी जो है हमारी 5.97% के साथ 2022 में जा रही थी, जो कि 5.74 थी 2021 में, जो कि कंट्रैक्ट भी हुई 0.94% 2020 में कोविड की वजह से। लेकिन चीज़ें जो हैं वो अच्छी जा रही हैं जीडीपी वाइज। जीडीपी का साइज़ जो है वो बताते हैं कि 383 बिलियन यूएस डॉलर्स के ऊपर है, जो कि 299 बिलियन यूएस डॉलर्स के ऊपर था लास्ट ईयर। पर कैपिटा इनकम जो है वो 1798 डॉलर्स हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है 13.8 बिलियन यूएस डॉलर्स के साथ, जो कि 0.5 बिलियन यूएस डॉलर्स था लास्ट ईयर इस टाइम पर। अब बात करते हैं शेयर ऑफ ऑल सेक्टर्स इन जीडीपी ग्रोथ। पाकिस्तान पोस्टेड अ ग्रोथ ऑफ 5.97% जीडीपी overall on account of 4.4% growth in agriculture, 7.19% growth in industrial sector, 6.19% growth in the services sector. This growth is slightly above the growth of 5.74% recorded for finance year 2021. इसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर की। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ओवरऑल 4.4% एग्रीकल्चर ने इंक्रीज़ किया है और इसमें 6.5% जो है वो सिर्फ क्रॉप्स रिलेटेड है। लाइव स्टॉक को अगर निकाल दें तो 6.5% जो है ना इंक्रीज़ है 2022 में लाइव सिर्फ क्रॉप्स वाले पार्ट का एग्रीकल्चर में, जो कि पिछले साल 5.96% था। उसके बाद बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग की। इसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 26.6% इंक्रीज़ कर गई। इसकी बड़ी वजह जो बताई जाती है वो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीफ और सब्सिडीज़ दी गई थी एलएसएम्स को, उसकी वजह से इसमें बूम आया। जबकि माइनिंग की जो साइट है वो बस्ट कर गई -4.47 के साथ, जो कि जिसकी बड़ी वजह ये बताई जाती है इस बस्टिंग की या इस डिक्रीज़ की बताई जाती है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वीक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सेमी स्किल्ड लेबर, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड इनसफिशिएंट मार्केटिंग। आज के मार्केटिंग के दौर में अगर आप मार्केटिंग इनसफिशिएंट करेंगे तो ऑब्वियसली आपका कारोबार जो है वो बंद होगा। यही हुआ माइनिंग के साथ भी कि वो -4.47 के साथ डिक्रीज़ कर गई। इसके बाद बात करते हैं फिस्कल डेवलपमेंट की। फिस्कल डेवलपमेंट में वो बताते हैं कि 27% इंक्रीज़ आया स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट में। वो उसको अच्छी बात बता रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये अच्छी बात कैसे है। स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमेशा लायबिलिटी होती है ऑन द पब्लिक, ऑन द नेशन। लेकिन वो कह रहे हैं कि 27% इंक्रीज़ आया तो ये अच्छी बात है कि हम इंक्रीज़ कर रहे हैं अपनी स्पेंडिंग्स को भी, मतलब हम एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक कर रहे हैं। लेकिन
जैसे मैंने आपको बताया कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ा है 13.8 बिलियंस के साथ। तो ये स्पेंडिंग से हमें एक्टिविटी कोई नहीं मिली, उल्टा बर्डन बढ़ा है। फिर वो बात करते हैं कि टैक्स कलेक्शन भी इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन फिर भी देयर इज़ अ डेफिसिट ऑफ 3.8 बिलियन रुपीज़ इन हायर करंट एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुई, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज़ हुई, रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज़ हुई 28.1% के तनासब से, और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ जो हैं वो डिक्रीज़ हुए 14.3%। अब टैक्स कलेक्शन जो है वो आप पब्लिक से करते हैं और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होता है वो गवर्नमेंट की अपनी एक्टिविटी होती है। और आप देख सकते हैं कि जो पब्लिक से कलेक्ट करना था वो तो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट के ज़िम्मे जो थे काम, जैसे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से कुछ अर्न करना या आउटसाइड द कंट्री जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे कुछ अर्न करना, वो डिक्रीज़ हुआ 14.3% के तनासब से। उसके बाद बात करते हैं मनी एंड क्रेडिट की। तो पॉलिसी रेट एसबीपी ने जो इस दफ़ा रखा हुआ 13.75 है, इससे हमें आइडिया होता है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे जब आप पॉलिसी रेट बढ़ाते हैं तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी डाउन हो जाती है और लोग अपना पैसा उठा उठा के बैंक्स में रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा होता है। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है, लेकिन आपकी इन्फ्लेशन और जो मूवमेंट ऑफ मनी होती है वो कंट्रोल हो जाती है। तो एसबीपी ने इन्फ्लेशन को देखते हुए पॉलिसी रेट, मॉनेटरी पॉलिसी रेट बढ़ा दिया, जो कि 13.75 के बराबर है। नेट फॉरेन एसेट्स जो हैं वो डिप्लीट हुए ड्रास्टिकली। जैसे हमें पता है कि फॉरेन रिजर्व्स भी डिप्लीट हो रहे थे, उसकी वजह से फिर यूक्रेन और रशिया के दरमियान वॉर बताई जा रही है, लेकिन इसके बरक्स जो डोमेस्टिक एसेट्स हैं वो इंक्रीज़ हुए। फिर बात करते हैं कैपिटल मार्केट एंड कॉर्पोरेट सेक्टर की। इसमें ज़्यादा बात नहीं की, बहुत सी स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान का जिक्र है जो कि बूम और बस्ट के हिसाब से चल रही है, कभी ऊपर चली जाती है और कभी नीचे आ जाती है, तो इसमें सिर्फ इतना ही जिक्र है। उसके बाद बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का वो 11.3% तक गया 8.8% से, मतलब कंज्यूमर बास्केट जो है वो उसमें इन्फ्लेशन जो है वो 8.8% से 11.3% तक गया। यानी कि ये बर्डन इंक्रीज़ हुआ आवाम पर, एक आम बंदे पर जिसने चीज़ें ख़रीदनी होती थी मंथली बेसिस पर। उसके बाद बात करते हैं ट्रेड एंड पेमेंट की। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं ये मिला के पूरी एक्सपोर्ट्स बनती हैं, जो कि 32.6 बिलियन यूएस डॉलर्स के ऊपर थी पाकिस्तान की। इसमें जो है मोस्टली टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम 2021 के तहत बहुत रिलीफ मिला था, तो और वो बूम कर गई। इंपोर्ट्स जो है 65.5 बिलियन यूएस डॉलर्स के अराउंड रही है हमारी, ठीक है। और ट्रेड डेफिसिट 49.6% का रहा, जो कि 32.9 बिलियन बनते हैं। इसमें बहुत कलीदी किरदार प्ले किया रेमिटेंसेस ने, जो कि 26.1 बिलियन यूएस डॉलर्स के करीब थी, लेकिन फिर भी वो इस ट्रेड डेफिसिट को कर्ब ना कर सकी। रुपये की जो इन्फ्लेशन है वो 15.1% तक गई, और इससे जो नुकसान हुआ, जो चीज़ें महंगी हुई कंट्री में, वो आपके सामने है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रुपये की इन्फ्लेशन जो है वो 2 फिगर्स में गई पिछले साल। 10.5 बिलियन से 5.9 बिलियन तक यूएस डॉलर्स तक जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं वो हो गए, मतलब डिप्लीट होने शुरू हो गए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था। उसके बाद उन्होंने बात की है पब्लिक डेट की। पब्लिक डेट जो है टोटल 88.8 बिलियन यूएस डॉलर्स का है पाकिस्तान के ऊपर। पब्लिक डेट होता क्या है? पब्लिक डेट जो होता है वो किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी ने कोई डेट लिया होता है, उसे पब्लिक डेट कहते हैं। प्रोवाइड सर्विस टू द पब्लिक, या कोई भी तरक्याती काम या गवर्नमेंट एजेंसी ने लोन लेकर कुछ किया हो तो उसको पब्लिक डेट कहते हैं। इसमें हमें नज़र आता है कि 569 बिलियन यूएस डॉलर्स जो हैं वो एसबीपी को गवर्नमेंट ने वापस पे किए, लेकिन इसके अलावा अभी भी 2.3 ट्रिलियन क्यूमुलेटिव रिटायरमेंट की फॉर्म में 2019 से 2022 तक बाकी है जो देना है गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ बैंक्स को। और जो टोटल डेट सर्विसिंग है वो 3 ट्रिलियन के करीब है, जिसमें से 1.8 ट्रिलियन जो है वो डोमेस्टिक डेट्स हैं। मतलब 3 ट्रिलियन के करीब हमने इंटरेस्ट देना है, सूद देना है, जिसमें से 1.8 ट्रिलियन जो है वो सिर्फ डोमेस्टिक बैंक्स को देना है। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन में वो कहते हैं कि SDG 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं 4, जो कि है क्वालिटी एजुकेशन का, उसको अटेंड करने की तरफ सारा फोकस रहा गवर्नमेंट का, और बच्चों को स्कूलों में दाखिल करने की तरफ रहा। तालीम के ऊपर इतना कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ सिंगल नेशनल करिकुलम पॉलिसी जो है उसको अपनाने की कोशिश की, जिसके ऊपर मेरे ख्याल में बाद में भी बात की जा सकती है, अभी बात नहीं करते। लिटरेसी रेट में कोई इतना फ़र्क नहीं आया, 60% पहले भी था, अभी 60% ही रहा। पंजाब का 64%, सिंध का 58%, KP का 55%, बलोचिस्तान का 46%। एजुकेशन को 1.5% ऑफ GDP दिया गया फ्रॉम 2.3%, जो कि आलमोस्ट 30% डिक्रीज़ हुआ। इसे आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि एजुकेशन की तरफ गवर्नमेंट का कितना रुझान था, और अभी इन्होंने दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाना था। फिर बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ में
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 को फोकस किया गया, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल। 1.1% टू 1.2% ऑफ जीडीपी जो है वो कर दिया गया हेल्थ के लिए, जो कि 14.3% इंक्रीज़ है। और इसमें भी आप देखें कि ये गवर्नमेंट ने खुद नहीं किया, ये जो गवर्नमेंट को बाहर से आई थी, डोनेशंस आई थी कोविड के रिलीफ के तौर पर, उनकी वजह से ये बढ़ा। इसमें फिर जिक्र किया गया कोविड का कि 26 फरवरी को कराची में पहला कोविड का केस आया। सेकंड वेव जो थी 28 अक्टूबर 2020 को आई पाकिस्तान में कोविड की, और थर्ड वेव जो है वो 17 मार्च 2021 को आई। इसके बाद पॉपुलेशन की बात करते हैं। पॉपुलेशन एस्टिमेटेड जो है पाकिस्तान की इस टाइम 224.78 मिलियंस है। ग्रोथ रेट 1.8% है और 282 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर के अंदर डेंसिटी में रह रहे हैं, जिसमें से 82.83 मिलियन अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, जबकि बाकी जो है वो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं। अब बात करते हैं एज वाइज कंसंट्रेशन की, तो 59% जो है 15 से 60 साल के दरमियान है, जबकि 27% जो है वो 15 से 29 साल के बीच में है। मतलब हमारी पॉपुलेशन यंग है, हमें इसे एज आ एसेट और रिसोर्स यूज़ करना चाहिए, ना कि इसको लाइबिलिटी बनाना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो जो है वो 42.1 है। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। बताया जाता है कि 48 नेशनल हाईवेज़ हैं जो कि 14,480 किलोमीटर्स बनते हैं, और 466 लोकोमोटिव्स हैं रेलवे में हमारे पास, जो कि 7,791 किलोमीटर लॉन्ग रूट बनता है। ट्रांसपोर्ट में इसके अलावा सी पैक का जिक्र आता है, जिसके अंडर काफ़ी सारा डेवलपमेंटल काम हो रहा है, कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा रहा है। आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा होप हमें नज़र आई। आईटी सेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट $500 मिलियन कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड द इकोनॉमी, और तकरीबन $1 बिलियन के करीब एनुअल डोमेस्टिक रेवेन्यूज जनरेट कर रहा है। 182 मिलियन मोबाइल यूज़र्स बढ़े हैं, जो कि 1687 मिलियंस थे कि पिछले साल। ब्रॉडबैंड कनेक्शंस जो हैं दे हैव रीच्ड 100 मिलियन विच इज़ 19.7% मोर देन लास्ट ईयर। उसके बाद सोशल प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि 85 मिलियन मोर पीपल एंटर्ड पॉवर्टी वर्ल्ड वाइड कोविड की वजह से। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से पाकिस्तान में भी इसका असर आया, तो पाकिस्तान ने पॉवर्टी एलिवेशन फंड्स इंट्रोड्यूस कराया, पाकिस्तान बैतुल माल इंट्रोड्यूस कराया, वर्कर्स वेलफेयर इंट्रोड्यूस कराया, एहसास प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया, जिसके अंडर सब प्रोग्राम्स थे 12 के करीब जो कि इंट्रोड्यूस करवाए गए। उसके बाद क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं सबसे एंड में, और कहते हैं कि 10 बिलियन ट्री तो सुनामी जो है इंट्रोड्यूस कराया गया इनिशिएटिव पाकिस्तान ने, जिसको रिकॉग्नाइज़ किया ओवरऑल द वर्ल्ड, और पाकिस्तान ने एक वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे को प्रिजाइड भी किया, उसको लीड भी किया, और बहुत अच्छा काम कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो हार्डली स्ट्राइकन एरिया है क्लाइमेट की वजह से, और इसके अंदर मज़ीद काम करने की अभी ज़रूरत है। तो ये था इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। अब रिसेंटली बजट भी आ चुका है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करेंगे।